आज फिफ्थ प्रैक्टिकल सेशन है और हम वेदर मैप्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछला जो प्रैक्टिकल का सेशन था उसमें हमने जो वेदर मैप्स के बारे में जानने की कोशिश की, खासकर वो कन्वेंशनल जो वेदर मैप्स हैं और उनके लिए यूज़ की गई जो सिंबल्स हैं उनके बारे में हमने जाना और हर सिंबल का क्या मतलब है और कहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके बारे में मैंने आपको तफसीलन बताया। ठीक हो गया। उसके बाद स्टेशन मॉडल जो है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और फिर किस तरह से जो वेदर के मतलब पैरामीटर्स हैं स्टेशन मॉडल में उनकी लोकेशन कहाँ पे है और क्या मतलब क्या उनका बनता है कि करंट और जो प्रीवियस वेदर है या पास्ट वेदर है उसको किस तरह से जो इंटरप्रेट करना है। तो वो हमने उसके बारे में जो है पढ़ा था। तो आज जो है हम अभी जो वेदर मैप्स है वो सेकंड सेशन है, लेकिन इसमें जो करंट वेदर मैप्स जो आमतौर पे आप आजकल यूज़ होते हैं मीडिया के अंदर, आप टेलीविज़न के ऊपर जो फोरकास्ट बताते हैं उसमें यूज़ होते हैं, या आपको मोबाइल आपके सेल फोन्स के अंदर जो एप्लीकेशन है उनमें सिग्नल्स इस्तेमाल होती हैं। वेदर के मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ठीक हो गई। तो इस तरह के जो अदर पैरामीटर्स हैं तो उनके लिए चूँकि नोटेशंस या आइकॉन्स या सिंबल्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं, दो कि पुराने भी अभी इस्तेमाल होते हैं। और जो मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जिनका काम जिनका सोल पर्पस ये है कि वो वेदर की मॉनिटरिंग करें, उसको एनालाइज करें और फिर फोरकास्ट करें, तो ठीक है, उसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट करें ताकि लोग उसके अकॉर्डिंगली जो एक्टिविटीज़ है वो प्लान कर सकें। तो वो तो पुरानी सिंबल से यूज़ करते हैं अक्सर, लेकिन जो मीडिया है या फिर अपडेटेड जो एप्लीकेशन हैं या इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट प्राइवेट कह सकते हैं कि कुछ एजेंसियाँ हैं जो कि ग्लोबल स्केल के ऊपर वेदर के ऊपर डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, तो वो कुछ डिफरेंट सिंबल्स जो है यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिंबल्स उन्होंने खुद ही जो है वो बनाए हैं, बल्कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की तरफ से जो है वो अप्रूव्ड जो सिंबल है। तो मैं आपको वो लिंक भी शेयर कर दूंगा जिसमें कि WMO की तरफ से जो सिंबल्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है। और इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स के मैं आपको लिंक्स भी एक दो को तो मैंने यहीं पे दिए हुए हैं, जैसे कि एक ऑस्ट्रेलियन वेदर वेबसाइट है, दूसरी अमेरिकन है। तो उनसे आप इन सैम्पल्स को और वेदर मैप्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट एजेंसी है, उसकी जो है वो रियल टाइम आपको जो है वेदर की सिचुएशन जो है फोरकास्ट देती है, तो उससे भी आप तो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। चलिए योगी जी, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में एक चीज़ जो और अहम है वो ये कि ना सिर्फ ये जो करंट सिंबल्स हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, बल्कि आजकल जो है वो मैप्स दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये है कि जो प्रीवियस स्टेशन मॉडल का कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है और उसमें जो सिंबल्स हैं वो थोड़ी सी अपडेट कर दी गई है, लेकिन वो सिंबल्स जो है वो स्टेशन डाटा को ही रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आपके पास बाज़ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे जो स्टेशन नेटवर्क है वो इतना डेंस नहीं है, जबकि आप देखें कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लोगों की जो रिहाइश रहने का तरीका है वो बहुत बदल चुके हैं। और चाहे वो लोग किसी सो कॉल्ड बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं या सो कॉल्ड डेवलप्ड एरियाज में रहते हैं, तो आजकल जो है जो वेदर इंफॉर्मेशन है उनके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो खासकर आप देखें कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे जो किसान हैं, खासकर जो मेरे गांव के लोग हैं, वो तो इस चीज़ के ऊपर को बड़ा फॉलो करते हैं कि उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो प्लान करनी है, नई क्रॉप शो करनी है, ज़मीन की तैयारी करनी है या हार्वेस्ट करना है, तो वो
जो है वेदर फोरकास्ट वो बाकायदगी के साथ देखते हैं, और बल्कि अब तो हल्के हल्के बस सेलफोन्स हैं और उस पर फिर वो बाकायदगी से करते हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या होगी, तो उसके हिसाब से वो अपनी एक्टिविटीज प्लान करते हैं। सही, तो इसलिए जो पॉइंट डेटा है या जो स्टेशन हैं उनकी तादाद बहुत कम है। जैसे कि हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो हमारे पास जो स्टेशन कवरेज है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। और स्टेशन की जो कवरेज है वो एरिया के हिसाब से होती है। अगर फ्लैट एरिया है तो ये ग्रेटर देन जो है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर अनडुलेटेड और हिली एरियाज हैं तो वहाँ पर 20 किलोमीटर का जो एरिया है उससे ज़्यादा की कवरेज नहीं होगी एक स्टेशन की। और अगर अर्बन एरिया है तो वो भी 20 किलोमीटर जो है उसको, या 10 किलोमीटर जो है उसकी रेंज को कवर करता है। ठीक हो गया जी। या उस पर रेडियस की अब मैं बात कर रहा हूँ जब 10 किलोमीटर की बात करता हूँ, ठीक है। तो आमतौर पे जो स्टेशन हैं, वेदर स्टेशन है, उनकी जो कवरेज है वो सर्कुलर या सर्कल की फॉर्म में जो है दी जाती है। तो इसलिए जो 20 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेडियस है। सही है जी। तो वेदर, अब कुछ बेसिक्स हैं वेदर तो आप जानते हैं क्या है, क्लाइमेट भी वो आप जान चुके हैं, और इसलिए मैंने स्किप कर देता हूँ। तो नेक्स्ट है वेदर मैप्स हैं। वेदर मैप्स ऐसे चार्ट्स हैं या मैप्स हैं जो कि वेदर के जो पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स को आप जानते हैं कि उसमें प्रेशर है, विंड है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल है, तो इनकी जो वेरिएशंस है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। और अच्छा, तो एक चीज़ मैं बता रहा था कुछ मैं भूल गया हूँ, वो ये कि स्टेशन के साथ अब जब जब मैंने कहा कि हर लोकेशन के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वेदर की चाहिए होती है, तो उस सूरत में ये करते हैं कि जो पॉइंट डेटा आपके पास होता है वेदर का उसको फिर इंटरपोलेट कर दिया जाता है, और इंटरपोलेशन से आपके पास मैप्स आ जाते हैं। सही, तो उन एरियाज के लिए भी आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वेदर कंडीशंस आ जाती हैं जो कि उस सूरत में नहीं हो सकती या अवेलेबल नहीं होती जब आपके पास पॉइंट डेटा होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों ही तरह के जो सिंबल्स हैं वो यूज़ किए हैं, या इंक्लूड किए हुए हैं। तो पहले तो हम उन सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्टेशन जो मॉडल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके आजकल यूज़ होते हैं। और दूसरा ये कि और जो इंटरपोलेटेड मैप्स हैं वेदर के, तो उनको जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो दोनों जो है हम यहाँ पे उनको तफसीलन पढ़ेंगे। अब वेदर मैप्स का जैसे मैंने बताया कि ये वेदर के जो पैरामीटर्स हैं उनकी वेरिएशन को, एक टोटल जो रीजन है आपका, रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान है या हम पंजाब की बात कर लें या किसी सिटी की बात कर लें, तो या अराउंड द ग्लोब आप होल ग्लोब की बात कर लें, तो उसमें जो वेदर के पैरामीटर्स की वेरिएशंस हैं, एक दिन के लिए, एक आवर के लिए, या एक वीक के लिए, एक मंथ के लिए, तो उसमें ये जो वेरिएशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। और रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो सिंबल्स जो हैं जो यूज़ की जाती हैं वो मैंने पिछले लेक्चर आपको प्रैक्टिकल सेशन में बताई थी, और कुछ सिंबल्स मैं आज में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये कि वेदर जो है, मैं वो करंट जो है वेदर उसके पैरामीटर की जो सिचुएशन है उसको शो करता है कि आज के दिन अभी के वक्त जो है टेम्परेचर कितना है, प्रेसिपिटेशन के कितने चांसेस हैं, विंड स्पीड कितनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है, एक्सेट्रा। और तो उसके बेसिस पे फिर जो है वो वेदर जो है उसकी कंडीशंस को प्रोडिक्ट करने में भी काफ़ी सहूलत रहती है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है मैं कोशिश करूंगा कि वेदर फोरकास्टिंग या वेदर प्रेडिक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो वेदर मैप्स हैं इनको हम साइनॉप्टिक वेदर चार्ट भी बोलते हैं, और जो कि उन ये ऑल्टरनेटिव नेम है। इसमें बाज जो है बाज दफ़ा इसको जो स्पेशल स्केल है, जियोग्राफिक एरिया है, उसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया जाता है। बाज लोग जो हैं साइंटिस्ट जो हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, वो वेदर मैप को शो करते हैं कि वो किसी एक रीजन के, एक खास स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है या एक सिटी के लिए। जबकि जब हम साइनॉप्टिक की बात करते हैं तो उसमें जो है वो उसका जो एरिया है कवरेज वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सही होगा। अब ये सिंबल्स हैं आजकल यूज होती हैं, जैसे कि क्लियर लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो मून है उसको रिप्रेजेंट सिंबल यूज किया जाता है, और इसकी जो ओपनिंग है वो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे इंक्लाइन। ठीक है जी।
और उसके बाद सनी इंटरवल्स हैं कि अगर एक दिन में बादल भी हैं और सूरज भी है तो इनमें से बाज़ दफ़ा बादल आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा सूरज आपको जो है वो बादल हट रहे हैं, तो फिर उसके लिए ये सिंबल यूज होता है। ये मैं लेफ्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूँ। फोग के लिए ये सिंबल यूज होता है, सिंपल फोग लिख दिया जाता है। और इसी तरह से लाइट रेन रात के वक्त अगर हो तो ये सिंबल यूज करते हैं जो चौथे नंबर पे है। और हल्की रेन हो लेकिन जो है वो सन ना हो, सॉरी जो मून है वो ना हो, तो उस सूरत में इस तरह से जो शो करते हैं। या ये कि अगर आसमान जो है वो पूरी तरह ढका हो बादलों से, तो ये जो लास्ट फिफ्थ सिंबल है वो यूज करते हैं, आइकन चूज करते हैं। क्लियर डे को सन की सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डस्ट के लिए डस्ट ही लिखा जाता है, क्लाउड है और पूरी तरह क्लाउड कवर है, तो फिर ये सेकंड कॉलम का थर्ड सिंबल यूज करते हैं। दिन के वक्त लाइट रेन को आप देख लें किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हैवी जो रेन है रात के वक्त, उसके लिए आप देखेंगे 2 ड्रॉप्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो इसी तरह आप अदर जो सिंबल्स हैं उनको भी देख सकते हैं। सही है जी। और फर्दर सिंबल जो है वो यहाँ तक आप देखें कि ये हैवी रेन, स्लीट, हेल, लाइट स्नो, हैवी स्नो, थंडर, तो मीन्स के वेदर की हर तरह की जो पैरामीटर है, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसका पैरामीटर जो है उसकी जो वेरिएशंस हैं, उसकी जो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं या हफ्ते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म में अगर होती है। प्रेसिपिटेशन रेन की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट रेन की फॉर्म में भी हो सकती है, इंटरमीडिएट रेन की फॉर्म में हो सकती है और हैवी रेन की फॉर्म में हो सकती है, दिन और रात में हो सकती है। तो हर एक के लिए मुख्तलिफ सैंपल्स हैं वो शो किए गए। हम देखें कि स्लीट है, हेल है, लाइट स्नो है, हैवी स्नो है, थंडर स्टॉर्म है, तो हर एक के लिए अगर दिन के वक्त है तो ये अगर मुकम्मल कंडीशन है कवर्ड, तो उसके लिए लेफ्ट साइड की सिंबल इस्तेमाल होगी। अगर रात के औकात में है तो और इंटरमीडिएट सिचुएशन है तो फिर ये सेकंड कॉलम की सिंबल्स यूज होंगी। और अगर डे के औकात में है, दिन के वक्त में है और इंटरमीडिएट सिचुएशन होगी तो फिर राइट साइड के सिंबल्स हैं। इंटरमीडिएट मीन के सूरज भी बाज़ में नजर आ रहा है, बाज़ बार जो है वो या जिस रीजन जितने रीजन को वो स्टेशन जो है वो कवर करता है, अगर वो फुली कवर्ड है तो फिर लेफ्ट साइड के सिंबल्स हैं दिन हो या रात। और दूसरी सूरत में कि अगर रात के वक्त जो है वो कोई भी इनमें से फिनोमिना अकर करता है, तो चाहे वो रेनफॉल की सूरत में है, स्नो की सूरत में, हेल या स्लेट की सूरत में है, तो जो कवर एरिया, एक स्टेशन को एरिया कवर करता है, तो यह एक स्टेशन जितने एरिया को कवर करता है, अगर वो फुली कवर्ड नहीं है और तो उसके लिए ये सिंबल है। ठीक हो गया। और दिन के वक्त में उस स्टेशन को अगर वो फुली क्लाउड कवर नहीं है तो फिर ये जो राइट साइड के जो सिंबल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। थंडरस्टॉर्म के लिए ये सिंबल देखने हैं बॉटम में, और ट्रॉपिकल स्टॉर्म और हेज के लिए। ठीक है जी। और अगर कोई डाटा नहीं अवेलेबल हो तो नो डाटा का सिंबल जो यूज कर दिया जाता है सर्कल के अंदर। ठीक है जी। और ये थे, आपने इसकी हेडिंग अगर गौर की हो तो ये स्टेशन से मॉडल सिंबल था। ठीक हो गया। जहाँ पे हम स्टेशन मॉडल भी यूज करते हैं आजकल जो है आपके सेल फोन्स के अंदर, या अगर आप इंटरनेट के ऊपर चेक करें या मीडिया जो है आपको इसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सॉरी वेदर के बारे में बताए या उसकी फोरकास्ट जो है वो बताए, तो उस पर ये सिंबल जो है आमतौर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। और ये थी एक पॉइंट जो डेटा है या मॉडल, स्टेशन मॉडल जो है एक स्टेशन के जो डाटे हैं के ऊपर, या उसका जितना एरिया को कवर करेगा उसमें जो वेदर की सिचुएशन होगी उसको इन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये मैंने दो स्लाइड्स को इंक्लूड किए हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपने एक एरिया को रिप्रेजेंट करना होता है, तो उस एरिया में हम उसे बोलते हैं स्पेशल। उसकी जितनी डोमेन आएगी, स्पेशली जितना वो एरिया कवर करेगा उसको हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूस वो शो करता है, तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट सिंबल्स में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप देखें कि ये इस फिगर में ये रेड जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ की है, ये इंक्लाइंड जो लाइंस ड्रॉ की गई है, शेडेड एरिया जो बना रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है रेनफॉल को। ठीक है। और ये बॉटम में मैंने मेंशन कर दिया है कि ये 24 घंटे पहले की जो रेनफॉल है उसको इस तरह से शो किया गया है। ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, खासकर जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया है वो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है
वो आप देखेंगे उसमें हैवी रेनफॉल जो है पिछले 24 घंटों में हुई है, सही है जी। और जो रेनफॉल जिस जिस एरिया में हुई है वो शेडेड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट की गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे एलिस स्प्रिंग्स है, यहाँ पे डॉट शो किया गया, अगर इसके लिए सिर्फ यहाँ पे रेनफॉल शो करनी होती तो एक स्टेशन के लिए, तो उसके लिए जो तरीकेकार वो ये है कि यहाँ से कोई एक सिंबल जो है वो वहाँ पे शो कर दिया जाता है, ठीक। अभी जो लेटेस्ट सिंबल में से आपको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल हुई है तो हैवी रेनफॉल आप ये आगे जी हैवी रेनफॉल रेन शॉवर जो है इसका सिंबल जो है यूज कर सकते हैं, ये राइट कॉलम में बॉटम के अंदर जो सिंबल दिया गया है। और अगर आपने जो है स्टेशन मॉडल के जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं उनको यूज करना है तो उसके लिए वो जो मॉडल मैंने आपको पिछले प्रैक्टिकल की क्लास में मैं बताया तो उस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो बाकी जो लाइन्स हैं इसकी तफसील मैं इंशाल्लाह आपको आगाह करता हूँ। अब दूसरा, ये उस सूरत में ये मैप यूज होता है कि अगर आप कलर स्कीम यूज नहीं करते, आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, और ब्लैक एंड व्हाइट में जब आप को रेनफॉल या टेम्परेचर वगैरह को शो करना है तो वो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का उस सूरत में कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट स्कीम आप यूज कर रहे हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट आप देख लेंगे यहाँ पे सिर्फ दो ही कलर है, तो उस सूरत में जो स्टेशन मॉडल है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन चूंकि जो प्रेसिपिटेशन है वो किसी भी फॉर्म में वो वेरी करती है किसी भी एरिया के लिए, और उसकी जो कवरेज है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशली या उसकी जियोग्राफिकल जो जितने एरिया को कवर करती है उसके अंदर जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है टेम्परेचर से, तो इसलिए हम रेनफॉल को जो है वो इस अंदाज में शो कर सकते हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन की मदद से शो करेंगे, ठीक है, इसको शेडेड एरिया बोलते हैं। लेकिन अगर हम कलर स्कीम यूज करते हैं तो उसके लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये 30 साल की जो एवरेज रेनफॉल है वो शो की गई है, ठीक हो गया, 1981 से लेकर 2010 तक। और ये ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी का डेटा है। इसका जहाँ से मैंने मैप लिया है उसके ऊपर आप मंथली मैप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं, ये नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये जो इसको बोलते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। अब ये जो साइट में कलर पैलेट्स दिए हैं इसको लेजेंड बोलते हैं हम, और कलर पैलेट जो है रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है 0 मिलीमीटर से लेकर 3000 तक। जहाँ पे ये वाइट कलर होगा इट मीन्स के वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं है। अब देखेंगे साइड जो एरियाज हैं ऑस्ट्रेलिया के बाहर, तो इसमें चूंकि रेनफॉल वहाँ पे मुहैया नहीं की गई या ओशन एरिया है तो इसलिए जो है उसे इंक्लूड नहीं किया गया, तो वाइट में रिप्रेजेंट किया गया है। अब 50 to 100 के दरमियान जहाँ पे ये कलर होगा वहाँ पे रेनफॉल होगी, और आप देखें कि 100 से 200 के दरमियान रेनफॉल जो है वो इतने रीजन में हो रही है, सही हो गया। और इसी तरह 200 से 300 मिलीमीटर, ये देखें ये सारा एरिया जो है इसमें 200 से 300 मिलीमीटर रेनफॉल है। और इसी तरह ये ऊपर में तक चले जाता हूँ 600 to 1000 मिलीमीटर जो है वो इन एरियाज में हो रही है, डलही में और हेल्स क्रेस्ट में, ठीक हो गया, और नॉर्मेंशन में। और ये देखिए आप, ठीक हो गई, तो इस तरह से भी आप प्रेसिपिटेशन शो कर सकते हैं। इसी तरह एक और मैप तो मैंने प्रेसिपिटेशन में शो किया है, जैसे कि ये यूएसए का है, और ये यूएसए की में जो है रेनफॉल की करंट रेनफॉल है ये 27 मई 2021 का रेनफॉल का मैप है। और इससे आप देखें कि ये रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो की गई है, और अ, इसका जो कलर स्कीम है वो इस पैलेट पे शो की गई है जिसे लेजेंड बोलते हैं। और अब देखिए कि रेनफॉल जो है 2.01 से लेकर 20 इंच, ये इंचेस में इसके यूनिट्स हैं, तो इसमें जो है शो की गई है। अब जहाँ पे आप देखें कि ये ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन, वहाँ पे रेनफॉल है 0.1 इंच, ठीक हो गया, एक दिन की रेनफॉल है, इसकी इसकी वैल्यू जो है इतनी कम है। और अब देखें कि हाईएस्ट जो रेनफॉल है वो अकर हो रही है बिटवीन 1.75 to 2 इंच, राइट। और ये आप देखें कि मिडल एरिया से, ठीक हो गया। और कोलोराडो स्टेट जो है स्टेट आ जाती है, और दो अदर जो नेबरिंग या एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है जी। तो आप देखें कि जो मैक्सिमम एरिया है यूएसए का
वो उसमें रेनफॉल हो रही है बिटवीन 0.1 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक, 0.101 इंच से लेकर 0.5 इंच के दरमियान हो रही है, सही। जबकि कुछ एरिया ऐसा भी है कि जिसमें अराउंड 0.7 से लेकर और 1 इंच तक हो रही है, जबकि मेजर पार्ट जो है उसमें 27 मई को जो है वो कोई रेनफॉल नहीं हुई। तो इस तरह से आप इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से टेम्परेचर जो है उसको भी आप स्पेशली जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरह के मैप आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस एरिया के बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो किस क्लास में फॉल कर रहा है, ठीक हो गया। जैसे कि अगर आप टेल्फर की बात करें तो टेल्फर में जो टेम्परेचर है वो अराउंड 36 से 39 के दरमियान है, राइट। इसी तरह अगर आप कुक की बात करें तो कुक में का जो रीजन है वहाँ पे 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, राइट। लेकिन जब आप वेस्ट में जाते हैं, वेस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे मेलबर्न है, तो मेलबर्न का जो टेम्परेचर है वो अराउंड आप देखें कि 9 to 12 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह आप किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो यूएसए का टेम्परेचर वेरिएशन शो कर रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे कलर स्कीम जो है वो मुख्तलिफ यूज़ की गई है, लेकिन आप देखेंगे आप इसको बड़े अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 2 स्केल दिए गए हैं, नीचे जो है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर की वेरिएशन है, और ऊपर जो पैलेट है या लेजेंड गिवन है वो डिग्री फॉरेनहीट में है, सही हो गया। तो अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो ऑस्ट्रेलिया और साथ में जो कनाडा है उनका टेम्परेचर -40 से लेकर 0 तक जो है वो वेरी कर रहे हैं, सही हो गया। सॉरी, ये आप देखें कि 0 से दोनों साइड पे जो है 0 to -40 और +40 तक इसकी वेरिएशन, ठीक है जी। और अब देखें कि ये मोस्ट ऑफ द रीजन्स जो हैं उनका ये यूएसए का जो ज़्यादातर पार्ट है उसमें जो टेम्परेचर है वो अराउंड 10 डिग्री से लेकर और 20 और 30-40 डिग्री तक जो है वो वेरी कर रहा है, सही होगी। अब जो वेदर मैप्स के ऊपर जो और सिंबल्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं वो डिफरेंस, ठीक हो गया। जबकि जो वेदर फ्रंट है वो एक बाउंड्री को शो करता है। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, या तो कोल्ड एयर होगी या फिर वार्म एयर होगी, ठीक हो गया। अब जहाँ पे कोल्ड एयर होगी उसका कोई एज भी होगा, तो वो उसका जो एज होगा, इसी तरह जो वार्म एयर है उसका जो एज है, जैसे कि अगर कोल्ड जो एयर का एक पार्सल है वो ट्रेवल कर रहा है या फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहा होगा तो आप उसे डिस्टिंग्विश कर सकते होंगे कि यहाँ पे जो है वो वार्म एयर है, या आप देखेंगे वार्म एयर ब्लो कर रही है और दरमियान में उसके बाद जो कोल्ड एयर आ जाए तो आपको महसूस होता है कि पहले गर्म हवा थी फिर ठंडी हवा आई है, तो वो जो जहाँ पे आपको ये महसूस होना शुरू होता है कि अब ठंडक आनी शुरू हो गई है, तो वहाँ पे वो एयर का फ्रंट चल रहा होता है, उसका एज चल रहा होता है, तो उस एज को हम बोलते हैं कि ये फ्रंट है। तो इसी तरह वार्म एयर का भी फ्रंट है। तो इनको जो है वो 4 क्लासेस हैं, जिसमें कोल्ड फ्रंट है, वार्म फ्रंट है, स्टेशनरी फ्रंट है और क्लोडेड फ्रंट है। इनकी टाइप्स हम दर्शकों में आगे पढ़ते हैं। कोल्ड फ्रंट जो है आपको पता है कि जो अब आप जानते हैं कि जो कोल्ड एयर है वो डेंस है, ठीक हो गया, और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, सही हो गया। और ये जब भी इनकी मूवमेंट इस तरह से होती है कि आप देखेंगे जब टेम्परेचर ग्राउंड सरफेस का बढ़ता है, सब्सिक्वेंट जो एयर है वो वार्म होती है और एयर ऊपर उठना शुरू हो जाती है। अब उसकी जगह लेने के लिए अब ये जो मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, सही। अगर तो कोस्टल एरियाज में है तो वहाँ पे ये ज़्यादातर मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल में होगी, सही है जी। और अगर बल्कि टू वे में होती है, और क्योंकि वार्म एयर ऊपर उठती है और समंदर से या सी सरफेस से जो एयर है वो उसकी जगह फिल करने के लिए लैंड पे आती है, जिसको सी ब्रीज बोलते हैं, सही। और ये वर्टिकल भी हो सकती है, जैसे कि आप किसी लैंड मास के ऊपर या किसी भी जो है आपका लैंड एरिया जो है उसके ऊपर अगर वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आफ्टरनून में जो है ज़्यादातर एयर जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू करती है, उसकी जगह लेने के लिए नीचे से जो है वो उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड एयर जो है वो आती है। तो इस तरह से जब कोल्ड और डेंस एयर मूव करती है टुवर्ड्स वार्म एयर जो है लेस डेंसिटी की होती है,
तो वार्म एयर ऊपर उठना शुरू हो जाती है, उसकी जगह पे जो कोल्ड एयर है वो आती है। अब जहाँ पे ये इनका मिक्स होता है वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है। और चूंकि जो वार्म एयर ऊपर उठती है वो अक्सर औकात जो है वो मॉइस्चर उसमें होता है। सही हो गया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस रीजन की हम बात करते हैं। सही हो गया जी। अगर आप डेजर्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो मैं चीज़ अभी बताने वाला हूँ वो फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता या बहुत कम करता है। लेकिन अगर आप उन एरियाज में कि जहाँ पे वाटर जो है वो किसी न किसी तरह से इवेपोरेट होता है मुख्तलिफ सर्फेसिस से, चाहे वो वाटर बॉडीज हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं या फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो वहाँ पे जो एयर है वार्म होकर जब ऊपर उठती है तो उसमें मॉइस्चर होता है। तो अब जब दोनों एयर्स बनती हैं तो वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है। और जो आप एक कह सकते हैं एक स्टॉर्म की सी कंडीशन बनती है और उसके बाद हैवी रेनफॉल होती है। वो जो रेनफॉल है उसका ड्यूरेशन कम है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब कम का टाइम में ज्यादा पानी जो है वो फॉल करता है या ज्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन ड्यूरेशन उसका कम होता है। उसके बाद जब रेनफॉल वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद स्काई जो है वो क्लियर हो जाता है, मतलब क्लाउड बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आता। और उसके बाद जो लो प्रेशर है वो कंडीशन एग्जिस्ट करता है। ठीक। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब कोल्ड फ्रंट जो है या कोल्ड एयर मूव करती है तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ कोल्ड फ्रंट है उसकी जो पीछे है वो वार्म कोल्ड एयर है उस फ्रंट के, और जो फ्रंट पे है वो वार्म एयर है। तो जब कोल्ड एयर जो है उसका फ्रंट मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि कोल्ड एयर का जो पूरा मास है वो मूव कर रहा है और वार्म एयर को रिप्लेस करता है। तो जब वार्म एयर ऊपर चढ़ती है उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड एयर आती है तो उन दोनों में मिक्सिंग भी होती है, मिक्सिंग के जरिए से क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन से ऐसी सिचुएशन में कि स्टॉर्म जो है create और से हैवी रेनफॉल होती है थंडर स्टॉर्म के जरिए से। और हैवी रेनफॉल उसका ड्यूरेशन कम होता है, और लेकिन जैसे ही वो रेनफॉल खत्म होती है तो उसके बाद स्काई क्लियर हो जाता है, देयर विल बी नो मोर क्लाउड्स, और लेकिन जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। और वेदर फ्रंट जो कोल्ड वेदर फ्रंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से। इसमें आप देखें कि अगर कलर स्कीम यूज करेंगे तो ब्लू कलर में होगा ये, या किसी और कंट्री, या क्योंकि कंट्रीज टू कंट्री जो वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज ग्लोबल्स के रिकमेंडेड इनके सिंबल्स जो हैं उसमें जो कोल्ड वेदर फ्रंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर यूज करते हैं। और आप देखें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके ऊपर ट्राइंगल्स जो है, फिल्ड ट्राइंगल्स वो अटैच हैं या लगाई गई हैं। अब जिस डायरेक्शन में ट्राइंगल की ये जो एच होगा, ये जो कोल्ड फ्रंट है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है जी। इसको ट्राइंगल्स को फ्लेंस पे मूव करें। और ये मैकेनिज्म है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे वार्म एयर है, यहाँ से ऊपर उठना शुरू होती है, इसकी जगह लेने के लिए ये कोल्ड एयर आ रही है। अब कोल्ड एयर का ये जो है सबसे पहला हिस्सा है, ये इसका जो एज है या बाउंड्री है इसकी, ये आप देख लेंगे ये कोल्ड फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। और एल जो ट्राइंगल्स हैं या फिर जो फ्लेंसेस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द राइट है या टुवर्ड्स ईस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोल्ड फ्रंट है सारा ईस्ट की तरफ या राइट की तरफ मूव कर रहा है। और जब ये ऊपर चढ़ती है वार्म एयर तो यहाँ पे इनकी आपस में मिक्सिंग होती है और इससे जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, उसके बाद हैवी रेनफॉल होता है। राइट। और जब रेनफॉल खत्म होती है तो ये क्लाउड खत्म हो जाते हैं और प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, वो प्रेशर कंडीशन होती है। इसके बाद जो फ्रंट है वो है वार्म। अब इसमें ये होता है कि जो वार्म एयर है वो मूव करती है टुवर्ड्स कोल्ड एयर। ठीक हो गया। चूंकि वार्म एयर वो लाइट है इसलिए वो ऊपर ट्रेवल करती है, और जो कोल्ड एयर है वो नीचे भी जो ग्राउंड सरफेस के नजदीक जो एग्जिस्ट करती है। अब जब वार्म एयर का जो मैस है वो ऊपर से गुजरता है तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो जाती है। राइट। और इसलिए जब उनकी मिक्सिंग होती है वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस दौरान में जो जब वार्म फ्रंट मूव करता है कोल्ड फ्रंट के ऊपर और उसके दौरान उसकी मिक्सिंग होती है उन दोनों के दरमियान, तो उसमें ये होता है कि फिर जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है उससे जो रेन होगी वो स्टेडी रेन होगी और वो लंबे टाइम के लिए चलती है। और ठीक हो गया जी। हो सकता है कि कुछ एक से ज्यादा दिनों तक वो चल सकती है। और इस चीज की इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट को प्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। अगर कलर स्कीम यूज करेंगे तो ये रेड कलर में होगी। आप देखें कि
ये लाइन है और इसके ऊपर जो है सेमी सर्कल जो है वो अटैच किए हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, जो फील्ड है। और जिस जो सेमी सर्कल की डायरेक्शन होगी वही वार्म जो फ्रंट है उसकी डायरेक्शन, वो वार्म की डायरेक्शन होगी, या हम ये कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में वार्म फ्रंट जो है वो मूव कर रहा है। अभी इसी यहाँ जिस डायरेक्शन में ये सिंबल है इसका मतलब ये है कि वार्म फ्रंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे ये वार्म एयर है, ये इसे राइज करती है और इस तरह से, और ये कोल्ड जो एयर का मास है उसके ऊपर से ये गुजरता है, सही है। और ये जिस डायरेक्शन में एक्चुअली ये ट्रेवल कर रहा होता है तो अ, उसकी डायरेक्शन ये सिंबल से, वार्म फ्रंट के सिंबल से शो की गई है। क्योंकि वार्म एयर जो है वो लेस डेंस होती है, इसलिए वो कोल्ड एयर जो कि हाई डेंसिटी की होती है उसको कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो उसको ऊपर से मूव करना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जो रेनफॉल अगर होती है वो फिर कम इंटेंसिटी की होती है और ज्यादा ड्यूरेशन की होती है। इसके बाद स्टेशनरी फ्रंट है। स्टेशनरी फ्रंट दोनों जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में मिक्स होते हैं और तो उस वक्त जो है उनके जो फ्रंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, तो उससे स्टेशनरी फ्रंट जो है वो बनता है। एक्चुअली ये तब सिचुएशन बनती है जब वार्म एयर और कोल्ड एयर के जो मासेस हैं उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो एक दूसरे को जो है ओवररन कर सकें, तो उस सूरत में एक दूसरे के साइड बाय साइड जो है वो स्टैटिक कंडीशन में आ जाते हैं। तो तब जो है जहाँ पे वो उनका इंटरफेस आता है, जहाँ पे उनके दोनों के फ्रंट जो है वो मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त आप देखेंगे यहाँ पे जो सिंबल शो की गई है, ये जो ब्लू है ये शो कर रहे हैं कोल्ड फ्रंट को, और जो ये रेड है ये शो कर रहे हैं सिंबल्स वार्म फ्रंट। इट मीन्स कि जो कोल्ड एयर है वो नॉर्थ की तरफ से आई और वार्म एयर जो है उसका मास साउथ की तरफ से आया। अब दोनों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए वो साइड बाय साइड एक दूसरे के यहाँ पे कोलिजन हो गई, स्टॉप कर गए। तो उससे दोनों के फ्रंट की जो मिक्सिंग होने से या मिलने से जो है वो स्टेशनरी फ्रंट वो बनता है, क्योंकि वो दोनों स्टैटिक कंडीशन में आ गया और दोनों एयर मास जो है वो फ्लो नहीं कर रहे। सही है जी। अब ये जो स्टेशनरी कंडीशन है ये ज़्यादा अरसे तक जो है वो परसिस्ट कर सकती है किसी एरिया में, और इससे जो रेनफॉल अगर होती है वो वार्म फ्रंट की जो रेनफॉल है उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन की हो सकती है। ठीक हो गया, तो तो ये आपको वार्म फ्रंट पे आगे देख सकते हैं, और जो एरोज हैं वो शो कर रहे हैं विंड की डायरेक्शन। अब नेक्स्ट है जी अपलोडेड फोर्थ, अपलोडेड फ्रंट है। अपलोडेड फ्रंट तब बनता है जब एक एयर मास जो है वो दूसरे एयर मास को कट करता है, उसमें से गुजर जाता है। ठीक है, ये आप ये कहें कि आमतौर पे ये होता है कि जो वार्म एयर है वो जो कि लो डेंसिटी की होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्पीड है स्लो होती है, जबकि जो कोल्ड फ्रंट है वो उसकी स्पीड जो ज़्यादा होती है। और बस ये होता है कि वार्म फ्रंट एक जा रहा होता है, उसके पीछे से जो है वो कोल्ड फ्रंट जो है उसको ओवररन कर देता है, या साइड से उसको ओवररन कर देता है या फ्रंट से उसको ओवररन कर देता है। ठीक हो गया जी। तो उस सूरत में जो है वो सिचुएशन जो बनती है उनके फ्रंट की आपस में टकराने की वजह से उसे ऑकलूडेड सिचुएशन बोलते हैं। अब ये तीन स्टेप की फिगर आप देख लें कि ये वार्म फ्रंट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और कोल्ड फ्रंट, और जो कोल्ड फ्रंट है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि उसमें से गुजर रहा है। ठीक हो गया, वार्म फ्रंट से। अब ये जो सिचुएशन है जो थ्री थ्री स्टेप की शो की गई है ये ऑकलूडेड फ्रंट इसे बोलते हैं। ठीक हो गई। अब जहाँ पे अपलोडेड सिचुएशन या फ्रंट बनेगा उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो है वो स्टॉर्मी कंडीशन पूरी मेच्योर है, और उसके बाद जो है अब वो सिचुएशन जो ऐसा ऐसा खत्म होने की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। अब जो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है, आपस में जब मिलते हैं तो ये कोल्ड जो है अपलोडेड फ्रंट जो है उसको लोकेशन कर। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, अभी तक जो मैंने आपको बताई है वो ये है, कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है और ये स्टेशनरी फ्रंट है। इसके अलावा भी जो फ्रंट्स हैं एक्चुअली ये शो करते हैं प्रेशर की कंडीशन को, और ठीक हो गई।
और इसके अलावा आप देखें कि जब प्रेशर की हम बात करते हैं तो ये एक सिंबल है डॉटेड लाइन है हॉरिजॉन्टल में और ब्लू कलर में। तो समझने के अगर कलर स्कीम यूज करेंगे तो ये दो प्रेशर ट्रफ को शो करती है। ट्रफ एक्चुअली ये बेहतर अंदाज में मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर सकूंगा, क्योंकि जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की पॉकेट्स बनती हैं। बाज़ पॉकेट्स जो है उसमें प्रेशर हाई होता है और बाज़ प्रेशर में पॉकेट्स जो है उनमें प्रेशर लो होता है। तो उन पॉकेट से जो है वो प्रेशर को हम कुछ लाइनों से शो करते हैं जिनको आइसो बार बोलते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेहतर होगा। जो सेकंड सिंबल है लेफ्ट से वो मॉनसून ट्रफ को शो कर रही है। और ये जो डायरेक्शन है ये विंड स्पीड जो है विंड की जो डायरेक्शन है उसको शो करिए। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसके लिए एरो भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखें कि जो नई सिंबल्स है ये कि अगर जो कोल्ड फ्रंट है ये तो मेच्योर कोल्ड फ्रंट को शो कर रहा है, लेकिन अगर कोल्ड फ्रंट बन रहा हो डेवलपिंग फेज में हो तो उसको आप देखें कि ये दो सिंबल्स हैं और उसके दरमियान में डॉट है। इसी तरह अगर ये दो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो कॉलम 2 है उसमें वार्म फ्रंट है, और थर्ड जो कॉलम है सेकंड नंबर पे रेड कलर में आप देखेंगे वार्म फ्रंट किस जब डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो या हम ये कह सकते हैं कि जब एयर का कोई मास मूव करना शुरू करता है तो उसका फ्रंट डेवलप हो रहा होता है, तो उसका एज जो है वो फॉर्मेशन उसकी हो रही होती है, या ठीक है, या क्लियर वो शेप में आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ये डेवलपिंग वार्म फेज। और ऑक्लूडेड का तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो फोर्थ कॉलम है राइट साइड पे और उसमें अगर देखेंगे दो सिंबल्स के दरमियान जो प्लस सिंबल है, तो वो ये शो कर रहा है कि जो कोल्ड फ्रंट है वो डिके हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसी तरह वार्म फ्रंट जो है वो खत्म हो रहा है। इसे जो मॉडल नेक्स्ट है जी, अभी तक हमने जो स्टेशन डाटा है जो स्टेशन मॉडल है उसके लिए जो लेटेस्ट आजकल सिंबल्स यूज होती हैं उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगर स्टेशन डाटा से हट के स्पेशल रिप्रेजेंटेशन करनी है और खासकर जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसकी, इसके अलावा जो अदर पैरामीटर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और जो लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजी के और दूसरे अमेरिकन के, उन दोनों में आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। जो अदर वेदर के पैरामीटर्स हैं उनकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने फ्रंट्स की बात की। फ्रंट यानी कि एजेस हैं एयर मासेस के जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, और एजेस उसी सूरत में बनते हैं जब एयर मास मूव करना शुरू करता है, सही। तो जब एयर मास की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उस सूरत में उसके एज जो है वो बन रहा होता है, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि एज डेवलप हो रहा है। लेकिन जब वो एयर मास आपस में स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को ओवररन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं, तो उस सूरत में जो वेदर कंडीशन बनती है फिर रेनफॉल अकर होती है। और उस रेनफॉल के बाद जो है वो सिचुएशन सारी क्लियर हो जाती है, तो तब जो है हम कहते हैं कि वहाँ पे जो फ्रंट है वो खत्म हो रहे हैं। और वो चीज़ें मैंने स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन कर दी हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। अब नेक्स्ट है एयर प्रेशर है। और एयर प्रेशर जैसे कि हमें पता है कि एयर का मास है या वेट है उसका जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर वो एब्जर्व करती है। जितनी हाइट बढ़ती जाती है उतना जो कि एयर का जो वेट है वो बढ़ता जाता है, तो उतना प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होता है। तो इसको हम मिली बार्स में शो करते हैं या मेजर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या पास्कल के अंदर, किलो पास्कल के, ठीक होगी। अब जो सर्किट प्रेशर है pattern dominated by highs and lows on a scale nearly 1,000 किलोमीटर, we call this as a synoptic scale। में के आप देखें कि जो हाइज और लोज के फिनोमेना है जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, प्रेशर की जो वेरिएशन है, जो पॉकेट्स हैं, बाज पॉकेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, बाज ऐसी हैं जहाँ लो होता है। तो उनकी जो वेरिएशन हैं वो एटलीस्ट वो 1,000 किलोमीटर के रीजन में बनती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये साइनोप्टिक स्केल है। तो पीछे मैंने साइनोप्टिक मैप की बात की थी और मैंने कहा कि बाज जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं वो वेदर मैप और साइनोप्टिक मैप को एक ही कंसिडर करते हैं। लेकिन कुछ जो है वो ये कहते हैं कि जो साइनोप्टिक है उसकी कवरेज ज़्यादा होती है, ज़्यादा एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर ओवरऑल जो प्रेशर की वेरिएशंस हैं वो ±30 मिली बार्स में है, ये मैंने आपको पिछले जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें भी एक्सप्लेन किया था। अब जहाँ पे इंच सिंबल होगी मैप के ऊपर ब्लू कलर में होगी अगर वो कलर्ड मैप है, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो यकीनन ब्लैक ही होगी। तो ये हाई को शो कर रहा होगा, मीन्स के हाई प्रेशर एरिया है, ठीक हो गया जी। और हाई प्रेशर एरिया में ये होता है कि जो कूल एयर है या कूलर कूलर एयर है या कोल्ड एयर है वो
सरफेस के ग्राउंड सरफेस के क्लोज होती है और उसके साइड पे जो है वो जो विंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। और इसके बाद कोई स्टॉर्मी कंडीशन जो है वो नहीं बनती। ठीक है जी। लेकिन होता ये है कि चूंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर मूव कर रही होती है, तो इसी वजह से जो हाई प्रेशर रीजन है यहाँ से लो प्रेशर रीजन की तरफ जो है एयर मूव करती है। जहाँ पे ये अल लिखा होगा अगर कलर स्कीम में है तो ये रेड कलर में है, और अगर कोई स्कीम नहीं है तो ये ब्लैक कलर में वो लो प्रेशर रीजन को शो करता है। और वार्म एयर होती है जब एयर ग्राउंड सरफेस के करीब और उसके अराउंड जो है वो जो विंड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट होना शुरू हो जाती है, मूव करना शुरू करती है। तो उससे जो है वो साइक्लोन्स जो है वो एंटी साइक्लोन जो है वो बनते हैं। जहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन होगी वहाँ पे जब विंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलेगी रोटेट होगी तो उसको हम साइक्लोन्स बोलते हैं। और यहाँ पे फिर साइक्लोन्स की वजह से जो है वो स्टॉर्म्स वगैरह नहीं बनते। जबकि जहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी और फिर जो है एंटी साइक्लोन्स बनेंगे तो उससे जो हम थंडरस्टॉर्म वगैरह टॉर्नेडोज वगैरह जो है वो उससे फॉर्मेशन उनकी होती है। तो इसलिए जहाँ पे लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि जो स्टॉर्म्स हैं वो अकर हो सकते हैं। ठीक है जी। अब आइसोबार्स जो है ये ऐसी लाइंस हैं जो कि प्रेशर को रिप्रेजेंट करती हैं। और आइसोबार्स जो है एक आइसोबार अगर किसी भी रीजन से ड्रॉ की गई हो तो वो एक सेम प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है उस एरिया में। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि ये 992 है। तो ये प्रेशर को मेरी बात में शो किया गया। आप देखें कि ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, जिस जिस रीजन से गुजरेगी उसमें जो प्रेशर है वो 992 है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए, लेकिन जहाँ पे ये लाइंस क्लोज हो रही हैं और क्लोज सर्कल बना रही हैं वहाँ पे या तो हाई होगा या लो होगा प्रेशर। ठीक। और जो वैल्यू है वो आपको बताएगी। आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू है 1004, 1004 है। जबकि जैसे जैसे आप देखें कि हम यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये प्रेशर कम हो रहा है, एक पॉकेट यहाँ पे बन रही है, तो इनको हम पॉकेट्स बोलते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे प्रेशर है 1004 और यहाँ पे प्रेशर है सही कितना है 978, राइट। ये जो सर्कल है इसका, तो प्रेशर यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है। तो इसलिए ये हाई यहाँ पे एस लिखा होगा और यहाँ पे एल लिखा होगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से अब दूसरी चीज वही है कि ये जो लाइंस हैं इनके जो दरमियानी स्पेस है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि विंड स्पीड जो विंड है वो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। जितनी लाइन क्लोज होगी, ये जो आइसोबार्स जितनी क्लोज होंगी, ये जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि 996 और 992 के दरमियान जो फासला है ये जितना कम होगा उतने विंड स्पीड ज्यादा होगी। और जितना ये फासला ज्यादा होगा मीन्स के ये जो आइसोबार्स है ये सिर्फ प्रेशर को ही रिप्रेजेंट नहीं करती और ना ही सिर्फ प्रेशर की जो इंटेंसिटी है उसको शो करती हैं, बल्कि ये इनका जो दरमियानी परपेंडिकुलर फासला है वो विंड की जो कंडीशन है उसको भी शो करता है। आमतौर पे ये जो फासला जितना कम होगा उतनी विंड स्पीड ज्यादा होगी। और उसकी जो डायरेक्शन है वो उसी सिंबल से शो करते हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, या उसके लिए सिंपल जो है एरो यूज करते हैं। तीन सिंबल्स है, एक मैं पहले बता चुका हूँ, दो इस क्लास में नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अब देखें कि दूसरा जो अहम चीज वो ये कि जो विंड है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा इन लाइंस के आइसोबार्स के पैरेलल होती है। ठीक हो गया। इसके पहले इसके उसकी डायरेक्शन जो है वो जो वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इंक्लाइन नहीं हो सकती, बल्कि लाइन अगर ये पैर जा रही है तो विंड की जो डायरेक्शन है वो इसी तरह या तो इस साइड पे होगी या ऑपोजिट साइड पे होगी। सही। और अगर ये स्पेस ज्यादा है तो इट मीन्स कि विंड की स्पीड कम है, और अगर स्पेस कम है तो इट मीन्स कि विंड की स्पीड ज्यादा है। सही हो गया। और दूसरा ये कि आइसोबार्स जहाँ पे क्लोज होकर सर्कल्स बनाती हैं तो उन सर्कल का अगर साइज बड़ा है तो वो हाई प्रेशर को शो करेगा, और अगर सर्कल का साइज छोटा है तो वो लो प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। और दूसरा ये कि आपकी आसानी के लिए वैसे मैप्स के ऊपर जो है ये नंबर्स दिए होते हैं, और नंबर्स जहाँ पे ज्यादा हो वो हाई प्रेशर है और जो सर्कल लो है तो वो लो प्रेशर है। तो इट मीन्स कि आप देखेंगे यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से जब हम साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सही हो गया। और ये यूरोप का जो है वो मैप है,
आप देखें कि ये है आपका ब्रिटेन है, और ये बाकी जो है वो यूरोप है, और यहाँ पे स्पेन वगैरह बाकी यहाँ पे, ठीक हो। वेट के लिए एक तो सिंबल मैंने आपको पिछले क्लास में जो है वो पढ़ाई थी। इसके अलावा ये 3 सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं। जो विंड, अगर आपने जो मीन एनुअल विंड है, किसी एक दिन की के अंदर जो विंड की रफ्तार रही है, उसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, एक महीने के जो एवरेज है, एक सीजन की है, एक साल की जो एवरेज विंड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये सिंबल यूज करते हैं। फॉलो सर्कल है, उसके सामने एरो। अब जो डायरेक्शन है वो ये शो कर रही है कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और उसके बाद विंड डायरेक्शन एंड मीन स्पीड जो है उसको आप इसके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया, जहाँ पे एरो जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। और मतलब कि अगर मीन आपने विंड की जो स्पीड है वो शो कर दी है, तो उसको आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं या एरो यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और जबकि एक कॉन्सेप्ट है जी विंड गस्ट। तो विंड गस्ट अगर तो कम से कम टाइम के अंदर जो है विंड की स्पीड राइज कर जाती है, तो उसको किसी एक रीजन में उसको हम विंड गस्ट बोलते हैं। और ये कम से कम टाइम जो है 20 सेकंड है। अगर 20 सेकंड के अंदर अंदर विंड की स्पीड राइज कर जाती है, उसको विंड गस्ट बोलते हैं, और उसके रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है, राइट। और ये एग्जांपल आप देख लेंगे, ये एक सिंबल रिप्रेजेंट की गई है, तो सिंबल शो कर रही है कि ये एवरेज स्पीड उसको शो कर रही है। एवरेज मीन कि हम एक दिन की या 24 आवर की एवरेज स्पीड शो कर रही है। इसके अंदर 7 लिखा हुआ है, और डायरेक्शन क्या है, वो वेस्ट है, और 7 जो है मीटर्स पर इसकी जो है उस स्पीड को शो कर रही है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो विंड स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड पर आवर के हिसाब से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, या ईस्ट की तरफ से आ रही है, ठीक होगा। इस तरह से आप उसे कह सकते हैं। अब दूसरा ये कि आइसोबार्स का, जैसे कि मैंने बताया कि ये ना सिर्फ प्रेशर को शो करती हैं, बल्कि ये जो विंड है उसकी मैग्नीट्यूड को भी शो करती हैं। तो उस सूरत में अगर के दोनों मेथड से जो है आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपको मैप के ऊपर ही है मिल सकती है, ठीक होगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो विंड है उसकी डायरेक्शन आइसोबार की, जो आइसोबार है, जो लाइन है उसके पैरेलल होगी। और ये जो विंड को रिप्रेजेंट करने वाला जो सिंबल है, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक होगी। यहाँ पे आप देख लें, ये जो मैप है ये 25 नवंबर 2015 का है, और 1800 आवर्स का है ये, ठीक हो गई। और ये यूरोप को जो है वो कवर करता है। आप देखें कि इसमें जो सर्कल्स हैं, ये ब्लैक लाइंस जो हैं, ये आइसोबार्स हैं, जो कि प्रेशर की वेरिएशन को शो कर रही है, राइट। और इसके बाद जो विंड है उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे शो की गई है इस सिंबल के जरिए से, ये जो सिंबल है, ठीक होगी। और आप देखें कि मैंने ये बताया था कि जो आइसोबार्स हैं वो जब स्ट्रेट होगी, तो वो जिस जिस रीजन से गुजरेंगी, उस रीजन के अंदर जो प्रेशर है वो उतना ही होगा, एक जैसा होगा। मतलब ये देखिए, एक बार मैं लेता हूँ 45 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, ये वाली लाइन ले लेता हूँ, इसका आइसोबार का जो प्रेशर है वो 1028 है। ये चलती जा रही है, और ये देखिए 1028, और यहाँ तक जाकर खत्म हो जाती है, सही। ये सी सरफेस के ऊपर जो है वो शो कर रही है। इसी तरह आप यहाँ से नॉर्थ, ये जो है जो वेस्ट है 30 डिग्रीज के जो नज़दीक है वहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे देखें ये लाइन आइसोबार जा रही है, उसका प्रेशर कितना है 1004, और जहाँ जहाँ से गुजरती जाएगी 1004 है, और आगे जाए 1004 है, 1004, ठीक हो गई जी। तो इस तरह एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने ये कहा कि जहाँ पे आइसोबार क्लोज हो जाएंगी और सर्कल बनाएंगी, तो वहाँ पे यकीनन या तो हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा, ठीक हो गया जी। और आप यहाँ पे देखें, और दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर सर्कल का साइज बड़ा है तो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और अगर सर्कल का साइज छोटा है तो लो प्रेशर होगा। आप यहाँ पे देख लें कि ये बड़ा सर्कल है, क्लोज बन रहा है, और इसका क्या है जी, वैल्यू है 1044, और एच लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि अगर कलर स्कीम शो यूज करेंगे तो वहाँ ब्लैक कलर में होगा ये, और अगर कलर स्कीम नहीं होगी तो ये ब्लैक कलर में होगा। तो इट मीन्स कि ये हाई प्रेशर रीजन है,
और एयर जो है वो आहिस्ता 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 इधर मूव करेगी। और जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, सही। और यहाँ पे जाके जो स्कैंडिनेवियन रीजन्स हैं उनके आप देखें कि वेस्ट में जो प्रेशर है वो कम से कम हो रहा है। और यहाँ पे सर्कल का साइज देखने बिल्कुल छोटा है इसके मुकाबले में, और जो प्रेशर है वो 974 है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर लो है। तो इट मीन्स कि एक तो, और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। और जहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है वहाँ पे साइक्लोन्स एग्जिस्ट करते हैं या डेवलप होते हैं। और जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे एंटी साइक्लोन्स या स्टॉर्म्स वगैरह या थंडर स्टॉर्म या आप जिन्हें बोलते हैं टॉर्नेडोज वगैरह वो कर होते हैं, ठीक है जी। और दूसरा फिर मैंने बताया कि इनकी जो दरमियानी स्पेस है वो विंड स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। अब जितनी स्पेस कम होगी उतनी विंड स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। अब आप देख लेंगे जो विंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज किया गया है, यहाँ पे स्पेस कितनी है, बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे ये विंड की डायरेक्शन, एक तो आप देखेंगे विंड की डायरेक्शन इस लाइन के पैरेलल है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि विंड जो है ये आइसोबार के पैरेलल जो है वो ब्लो करती है या फ्लो करती है। इसके बाद ये कि अगर दरमियानी फासला ज्यादा है तो जो विंड है उसकी स्पीड स्लो है, और अगर ये जो दरमियानी फासला है ये कम है तो विंड स्पीड ज्यादा है। अब यहाँ पे जहाँ पे हाई प्रेशर है यहाँ पे विंड की स्पीड देख लें, ये एरो जो है ये बड़ी लाइन जो है ये विंड की स्पीड को शो कर रही है। तो इट मीन्स कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, या आप ये कह लें कि नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट से जो है ये आ रही है, सही। और उसके बाद ये एक इसके साथ जो लाइन वो लगी हुई है ये 10 नॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे विंड की जो स्पीड है कितनी है, 10 नॉट्स। अब यहाँ पे देखेंगे जो इसकी निस्बत इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो ज्यादा है, इसलिए विंड स्पीड कम है। तो यहाँ पे जाके कम हो गया, कम है तकरीबन बराबर चल रहा है। और यहाँ पे आप देख लें कि जो विंड की स्पीड है यहाँ पे दो लाइनें लगी हुई हैं और 20 नॉट्स है। और उसके बाद यहाँ पे फासला थोड़ा सा बढ़ गया तो फिर 10 नॉट्स पे आ गई। और यहाँ पे देखिए इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपस में दो आइसोबार का वो कम हो रहा है। तो तीन जो है वो लाइंस आ रही हैं। डायरेक्शन आप देखें एक तो आइसोबार के पैरेलल है, और दूसरा ये कि ये डायरेक्शन इसकी जो है वो इस साइड पे देखें टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक। ईस्ट की तरफ है। और तीन लाइन है तो इट मीन्स के 30 नॉट है यहाँ पे स्पीड। ओके हो गई। तो इस तरह से है। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। और अब ये मैप्स हैं, आप देख लें कि ये वेदर सिंबल्स जो है यहाँ पे शो की गई हैं। ये जो लाइन है ये प्रेशर को शो कर रही है, और ये यहाँ पे सर्कल बन रहा है। और सर्कल में आप देखेंगे यहाँ पे एल लिखा हुआ है, इट मीन्स के ये लो प्रेशर रीजन है, सही हो गया जी। तो यहाँ पे 1008 है जी प्रेशर। और जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी 1008 है, और ये भी तकरीबन 1008 की, यहाँ पे 1016 बन रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से जब ऊपर जाते हैं ये आपका है जी ईस्ट एशिया का रीजन है, और ये थाईलैंड का रीजन है, यहाँ पे थाईलैंड है। और ये वियतनाम है, ये कम्बोडिया है, और ये वियतनाम है। और ये सारे रीजन जो है वो गिवन है, ठीक हो गई। और ये इंडोनेशिया का भी कुछ यहाँ पे ये मलाइशिया है, मलाइशिया यहाँ पे शो किया गया है, मलाइशिया, थाईलैंड, और ये कम्बोडिया है, वियतनाम है, ठीक हो गया, म्यांमार है। ये इसके रीजन जो है वो शो किए गए, और ये ऊपर जो है यहाँ पे चाइना, ठीक हो गई। तो इस मीन्स कि यहाँ पे दो रीजन है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है, और यहाँ पे जो है स्टॉर्म जो वो जनरेट हो सकता है। इसके बाद जो बाकी सिंबल्स हैं आप देखें कि थाईलैंड के ऊपर आप देखें कि जो नॉर्थ वाली साइड है यहाँ पे मोस्टली क्लियर है स्काई, ठीक हो गया। जबकि ईस्ट वाली इसकी वेस्ट वाली साइड पे जो है वो कुछ बादल है, ठीक हो गया। इंटरमिटेंट जो है वो बादल है। और यहाँ पे देखें कि हैवी रेनफॉल है ईस्ट की तरफ, ठीक हो गया, ईस्ट और साउथ की तरफ हैवी रेनफॉल। इसी तरह ये जो आप देख लें कि ज्यादातर जो मलाइशिया है इसमें हैवी रेनफॉल है, और कम उसके बाद आप आ जाए म्यांमार के ऊपर तो ज्यादातर क्लियर है सिवाय ईस्ट के। और ये चाइना का जो ईस्ट साइड है, ठीक है जी, साउथ ईस्ट साइड उसमें ज्यादातर हैवी रेनफॉल, सही हो गई। तो इस तरह से आप उसको जो है वो डिसाइड। अभी एक और मैप है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये इसको रेडार मैप हम बोलते हैं। ये संडे 24 नवंबर का है, और 1 बजे आफ्टरनून का है, ठीक हो गया जी। इसमें आप देखें कि प्रेशर लाइन ये सेम रीजन है, सेम रीजन है, ये वाला रीजन है।
और यहाँ पे मुख्तलिफ सिम्बल्स अब थोड़े से चेंज हो गए और उस सिम्बल्स को चेंज करके जो है वो इशू की गई है, वही चीज़ जो है। ठीक है, आप देखेंगे इस मैप के अंदर जो विंड स्पीड है वो, अगर उसका अंदाजा लगाएं तो क्योंकि इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है हाई सुबास के दरमियान, तो यहाँ पे विंड स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फासला कम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो विंड ज़्यादा है। ठीक हो गया जी। इसको हम नेक्स्ट में अभी देखते हैं। इस रीजन की निस्बत यहाँ पे क्योंकि फासला मजीद कम हो रहा है और तो इसलिए विंड यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे विंड कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि लो प्रेशर है तो इसलिए विंड की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी साइक्लोन जो है वो डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो विंड है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो शो की गई है कलर स्कीम के जरिए से। आप देखेंगे नीचे कलर स्कीम जो है उसका बार शो किया गया है। लेजेंड जो है वो उसके यूनिट है किलोमीटर्स पर आवर, और जहाँ पे वाइट रीजन है वहाँ पे विंड स्पीड 0 है, और जहाँ पे मैक्सिमम डार्क ब्लू है वहाँ पे क्या है 75 किलोमीटर्स पर आवर। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे इनके दरमियान जो है वो फासला बढ़ता है विंड स्पीड कम होती है। अब देखिए यहाँ पे फासला कम है, विंड स्पीड ज्यादा है, राइट। और ब्लू कलर स्कीम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विंड स्पीड है मैक्सिमम 45 तक जा रही है। ये रीजन में कोई रेनफॉल नहीं है, यहाँ पे कुछ है। और यहाँ पे जहाँ पे लो प्रेशर रीजन है, आप विंड की जो डायरेक्शन है वो देख लें एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक हो गया, यहाँ से इस साइड पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लो प्रेशर रीजन है। और आप देखें कि जैसे जैसे हम लो प्रेशर रीजन यहाँ पे एल लिखा हुआ है वहाँ पे जा रहे हैं तो ये शेड जो है डार्क हो रहा है। डार्क मीन्स के वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है और मैक्सिमम यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर मीटर्स पर आवर तक पहुंच रही है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये भी आप देखेंगे उस वही सेम रीजन है, ईस्ट एशिया, और लेकिन इसकी थोड़ी सी अब स्कोप जो है कवरेज बढ़ गई है। ये थाईलैंड है, ये इंडिया है, और यहाँ पे पाकिस्तान है, और ये मलेशिया है, और यहाँ पे ये इंडोनेशिया आ रहा है। ठीक है जी। और इसमें आप देख लें कि तीन जो चीज़ें वो शो की गई हैं। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये प्रेशर को शो कर रही हैं, जो सर्कल्स हैं वो हाई और लो की फॉर्म में प्रेशर पॉकेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे दो फ्रंट्स भी शो किए गए हैं। आप देखें कि ये जो ब्लू लाइन है इसके साथ में ट्राइंगल्स हैं, तो ये शो कर रही हैं जी आपका जो कोल्ड फ्रंट है, और ये वार्म फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी। और इसके अलावा विंड डायरेक्शन जो है वो भी शो की गई है उसके जो सिंबल्स हैं उसके जरिए से। ठीक है जी, वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये कलर स्कीम नहीं यूज की गई, और ये कोल्ड फ्रंट है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है, ये नॉर्थ में जैसे कि हाई प्रेशर रीजन है। और इसके बाद यहाँ पे जो है वो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट इस तरह से रीजन वाइज वेरी कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि ये जो सिंबल्स मैंने आपको आज इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो सिचुएशन को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। कि यहाँ पे क्लियर स्काई है कैलिफोर्निया वाली सैन फ्रांसिस्को की साइड पे। जो वाशिंगटन स्टेट है वहाँ पे आप देख लेंगे इंटरमीडिएट है जी, इंटरमीडिएट क्लाउड कवर है। ये बिलिंग्स का जो एरिया है उसमें आप देखें कि थंडरस्टॉर्म के साथ जो है वो रेनफॉल हो रही है। सही होगी जी। और यहाँ पे होस्टन में भी, और इसके जो साथ स्टेट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसके बाद मियामी में भी हैवी रेनफॉल हो रही है। ठीक होगी। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ मैप में इन सिम्बल्स को मुख्तलिफ अंदाज से यूज़ किया जाता है, तो मैंने कोशिश की है कि सभी को यहाँ पे इस लेक्चर में कवर करूँ। ठीक है जी। और सही बेहतर। तो इन एक्सरसाइज को आप खुद से कर सकते हैं। ये जो स्लाइड में दी गई है ये दोबारा से मैंने यहाँ पे अपेंडिक्स में शामिल कर दिया है, आप सिम्बल्स को यहाँ से समझ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। और ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपने अल्लाह की रहमत बरस करना है तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आपने खर्च करना, जो आपके दिल को लगेगा कि यही मैंने रखनी है तो वही आप अगर आप देंगे बेहतर ही है कि उसमें से देंगे तो उसका जो
जो फ़ायदे हैं वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।